बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। एमएनसीज क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस क्या होते हैं। मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ओके, एमएनसीज क्यों बनती हैं? हम अपने लोकल बॉर्ड कंट्री को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज में क्यों जाते हैं? एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? किसी कंपनी के जो है वो गोल क्या होते हैं? तो मैंने आप लोगों को बेटा लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ करेगा, उस चैप्टर के एंड के ऊपर एक केस स्टडी होती है। उस केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस चैप्टर के अंदर इन आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों की जो केस स्टडीज के क्वेश्चंस है वो हमने 1 बाय 1 आपने मुझे उसका आंसर देना है। तो मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ओके, सेकंड टॉपिक है बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स। इसके अंदर जो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली हमारा इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी तैयब साहब, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? So summary of transaction between one country with respect to another country. और क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? इसमें सर करंट अकाउंट्स आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट। ओके, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा क्या होता है? एक समरी होती है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री। मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दूंगा, कुछ चीजें हमने इसमें से पहले डिस्कस की हुई हैं तो मैं इसको आगे फर्दर मूव करूंगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास के चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेटा ये आपकी एक तरह से समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है बिटवीन वन कंट्री विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटा हम दो हिस्सों में, जो स्टेटमेंट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट part is called your current account and second part is called your capital account. करंट अकाउंट के अंदर आगे फर्दर 3 हेडिंग्स होती हैं। अब करंट अकाउंट बेसिकली बताता क्या है? ये आपकी समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस को बताता है बिटवीन वन कंट्री विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज रिगार्डिंग परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोविजन इनकम ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। तो कॉन्सेप्ट्स को बेटा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपके जो अगर पेपर आपका ऑनलाइन बेस के ऊपर हुआ तो मैंने आपको इसी तरह से छोटे छोटे जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है उसी तरह से मैंने आपको देने और आपके मैंने कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। हो सकता है कि आपके पेपर से पहले मैं एक ऑनलाइन क्विज भी रखूं, उस क्विज के अंदर भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह से आ सकता है अगर ऑनलाइन पेपर हुए तो। अदरवाइज फिर आपके दूसरे वाले पेपर ही होंगे। ओके, 3 बेटा पार्ट्स होते हैं आपके करंट अकाउंट के। द फर्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेकंड वन इज फैक्टर इनकम एंड थर्ड वन इज ट्रांसफर पेमेंट। जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये मुझे बताएंगे जी समीउल्लाह साहब। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है किसी कंट्री के बारे में? बोला करें बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आंसर दें, नहीं आता एक्सक्यूज कर लें, मुझे आइडिया हो कि आप लोग बैठे हैं या नहीं बैठे। जी रहमत बेटा आप बताएं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है? ज्वाइन करने के बाद सो तो नहीं गए? जी तैयब आप बताएं। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सर डिफरेंस होता है। सपोज हमारे इंपोर्ट्स हैं 4 मिलियन और एक्सपोर्ट्स हैं 2 मिलियन, तो जो 2 मिलियन बच गए हैं वो हमारा सर मैं बता सकता हूँ? जी जी बोले, आप बोले बेटा। सर हम जब किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं ना, कोई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डिफरेंस आता है ना वो सरप्लस में आता है या डेफिसिट में आता है। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आसान अल्फाज के अंदर बेटा बैलेंस, बिल्कुल सही बताया आपने बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बेसिकली हम रिकॉर्ड करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, कि हम पूरे साल के अंदर कितनी इंपोर्ट की कंट्री ने और कितनी चीजें एक्सपोर्ट्स की। जब आप बेटा कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो आप पेमेंट्स करते हैं, और जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो आप पैसा रिसीव करते हैं।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बैलेंस का, या तो वो सरप्लस में आएगा या वो डेफिसिट में आएगा। तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो आपका सरप्लस होगा, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम है तो आपको डेफिसिट फेस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई करंट अकाउंट के अंदर जो पहली सब हेडिंग आती है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो है वो डिफरेंस बताता है। सेकंड है फैक्टर इनकम। जी रबिया बेटा, क्या होता है फैक्टर इनकम? ये क्या बताता है करंट अकाउंट में? सर इसमें होता है कि जो हमने इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो वो कैश इनफ्लो के तौर पर आएगा आपकी कंट्री में। जी बिल्कुल सही है। आप जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं सिक्योरिटीज के ऊपर, उसके ऊपर आपको या तो इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, या आप इंटरेस्ट पे करते हैं या आप डिविडेंड पे करते हैं। तो वो जो चीजें आपको मिलती हैं वो अमाउंट, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा जा रहा है, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको पैसा इन हो रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम फैक्टर इनकम में लिखेंगे। एंड ट्रांसफर पेमेंट। जी शाहजेब साहब, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? जी सर दोबारा पूछिएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स बेटा, थर्ड हेडिंग, इसमें क्या अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं? ई कंपोनेंट फॉर द ग्रांट। ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर बेटा आपकी जो, जी सर मैं बताऊं? ये शीजा बेटा बताएं। कह रहे जरा बेटा आप, तो ये आप रुकें जरा। सर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, जो हमारी फाइनेंशियल एड्स हमें आती हैं, हमें ग्रांट्स मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर जो आपकी फाइनेंशियल एड्स आती हैं, जो आपकी ग्रांट्स मिलती हैं आपको, आप या तो दे रहे होते हैं या आप रिसीव कर रहे होते हैं। तो आप अगर पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो है, और अगर आपको मिल रही है तो वो आपका इनफ्लो है। बेटा ये स्क्रीन के ऊपर लाइंस मत लगाएं, मैं उस स्टूडेंट को जो है वो एग्जिट कर दूंगा यहाँ से अभी। ये मत समझे कि मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा स्टूडेंट लगा रहा है लाइंस। तो करंट अकाउंट बेटा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, जिसके अंदर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताते हैं, फैक्टर इनकम के बारे में बताते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स में या तो करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस में जाएगा या करंट अकाउंट का बैलेंस जो है बेटा वो डेफिसिट में जाएगा। तो अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है तो आपको डेफिसिट फेस करना पड़ेगा, अगर आपका इनफ्लो ज्यादा है तो आपको सरप्लस होगा आपको। ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड अकाउंट आता है आपके पास। ये फैक्टर इनकम। जी फैक्टर इनकम। फैक्टर दोबारा बता दें, मैं अभी ज्वाइन हुआ। जी बेटा, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हम फाइनेंशियल एड्स ग्रांट्स की सूरत में लेते हैं। जैसे कोई जलजला आ गया तो आपके मुल्क में पैसा आ गया, तो खुदा न खास्ता कोई आसमानी आफत आ गई तो आपको पैसा रिसीव हुआ, या आपने किसी मुल्क की मदद कर दी। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस आया हुआ तो बहुत से मुल्कों की इमदाद की जा रही है, बहुत से मुल्कों से पैसा आ रहा है, बहुत से मुल्कों को पैसा जा रहा है। अगर आपको एड्स मिल रही है तो आपके लिए सरप्लस है, मीन दैट के इनफ्लोज है। अगर आप किसी को पे कर रहे हैं, आप किसी को एड्स ग्रांट्स दे रहे हैं, तो आपके लिए आउटफ्लो है। ऐसी इनकम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर। ओके सर उन्होंने पूछा था फैक्टर इनकम, उन्होंने ट्रांसफर पेमेंट नहीं पूछा। ओके सॉरी, मैं फैक्टर इनकम, मैं आपको ट्रांसफर पेमेंट्स का बता रहा था। फैक्टर इनकम बेटा ऐसी इनकम होती है जो आप इंटरेस्ट और डिविडेंड्स की फॉर्म में रिसीव या पे करते हैं। इंटरेस्ट या डिविडेंड की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंट्री के अंदर आपने कोई बॉन्ड खरीदा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने किसी कंट्री के शेयर्स खरीदे हैं तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हैं तो वो इनफ्लोज है, और अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आउटफ्लोज होंगे। सो दैट्स व्हाई आपने फैक्टर इनकम के अंदर वो चीजें रिकॉर्ड करनी है जो आपको सिक्योरिटीज के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल रही है। तो जो मैंने पहले बताया था वो ट्रांसफर पेमेंट थी बेटा। ट्रांसफर पेमेंट में एड्स और ग्रांट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है बेटा हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेटा बताता है आपको समरी ऑफ ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द सेल ऑफ एसेट बिटवीन वन कंट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑल कंट्रीज। अब इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, आपकी डीएफआई होती है नंबर 1, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, इसमें डीएफआई आता है। सेकंड वन इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर वन इज अदर इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इज अदर इन्वेस्टमेंट। ओके, डीएफआई बेटा क्या होता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस तरह बहुत सी कंट्रीज आपके मुल्क में आके तो बिजनेस स्टार्ट करती हैं, अगर आपकी कंट्री के अंदर डीएफआई आ रही है तो वो आपके लिए इनफ्लो है। इसी तरह अगर आपकी कंट्री से डीएफआई जा रही है, आपके बिजनेसेस जो है वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए आउटफ्लो होगा। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहला जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी, जो इंफॉर्मेशन बनेगी आपको, दैट इज डीएफआई। जी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी अहमद फराज साहब?
व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? सही नहीं याद है। जी शीजा बेटा बताएं। पोर्टफोलियो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना, जैसे आपके बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, तो इसमें इन्वेस्ट करना। यानी आप जो पैसा लगाते हो अपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेटा बाकी लोग जो है ना अपने माइक को म्यूट करें, कि मैं आप पार्टिसिपेंट के नाम कॉल करूं फिर बताऊं किसका माइक ओपन है किसका माइक क्लोज है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी इससे पहले मैंने फैक्टर इनकम का बताया था, तो फैक्टर इनकम के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था कि आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलता है, अब वो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड किसी बॉन्ड या शेयर के ऊपर आपको मिलेगा ना, तो वो जो बॉन्ड और शेयर खरीदने पे आपने पैसा लगाया था उस पैसे को हम रिकॉर्ड करेंगे ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर 1000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा है तो वो 1000 रुपया जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और मिलेगा आपको वो रिकॉर्ड किया जाएगा आपकी फैक्टर इनकम के अंदर। इसी तरह अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो शेयर खरीदने पे जो पैसा आपका लगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके ऊपर जो आपको डिविडेंड वगैरह मिलेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फैक्टर इनकम के अंदर। एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, जी बेटा अदर इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है? मैं बताऊं सर? सैयद साहब बताएं। सर इनमें इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आती हैं, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स वगैरह। जी बिल्कुल ऐसे बेटा, टी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए। अगेन बेटा जो आप इसके ऊपर पैसा लगाओगे वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, और इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो आप दोबारा जाकर रिकॉर्ड करोगे फैक्टर इनकम के अंदर। तो बेसिकली दो मेजर अकाउंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, द फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट के आगे फर्दर 3 सब हेडिंग्स हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है। इसी तरह कैपिटल अकाउंट आपका मेन हेडिंग होती है, इसके आगे फर्दर 3 हेडिंग्स आती हैं आपकी डीएफआई, आपकी डीएफआई आती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, एंड देन अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप इन 6 की 6 हेडिंग्स को प्लस माइनस करेंगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेटा किस में होगा, वो डेफिसिट में होगा। जैसे कि आपके सामने उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी शो की हुई है, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ यूएस करंट अकाउंट। ये उसके करंट अकाउंट की डेफिनेशन है। देखें एंड पे जाके जब उन्होंने करंट अकाउंट बैलेंस निकाला तो वो -557 निकला। तो जो -557 है, इट शोज दैट के उनका जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, वो आपका डेफिसिट के अंदर है। ओके जी, इसी तरह बेटा आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आएगा। तो दोनों बैलेंसेस का जब आप प्लस माइनस करेंगे, अगर तो पॉजिटिव आंसर निकलेगा तो सरप्लस, अगर नेगेटिव आंसर निकलेगा तो डेफिसिट होगा। ये कुछ उन्होंने यूएस के बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में डिस्कस किया हुआ है। चलें ये जस्ट आपको मैंने वैसे ही बताना था। ओके बेटा, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वन बाय वन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो को इफेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो का मतलब होता है जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इन्फ्लेशन। जी, इन्फ्लेशन बेटा कैसे इफेक्ट करेगी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को? जी बासिर साहब, इन्फ्लेशन कैसे करेगी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट बेटा, या बैलेंस ऑफ ट्रेड को इफेक्ट करेगी? जब बैलेंस ऑफ ट्रेड को इफेक्ट होने का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट हो रही है आपकी। जी ये लिखा हुआ आपके सामने भी है, नजर भी आ रहा है आपको, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जी उजाला बेटा आप बताएं, किसी मुल्क के अंदर अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाए तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा या नेगेटिवली इंपैक्ट होगा? चलें आसान कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाए, उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ही बात है क्योंकि उसी का एक पार्ट है, तो पॉजिटिवली इफेक्ट होगा या नेगेटिवली इफेक्ट होगा? जी उजाला बेटा। बहुत कट हो रही है। मुझे लगता है कनेक्ट होने के बाद चले गए सारे लोग हैं। चले कोई बात नहीं बेटा, ये अटेंडेंस आपकी मैंने इसी बेस पे मार्क करने के मुझे आंसर्स दिए हैं। सर मैं बताऊं? जी शीजा बेटा आप एड्रेस कर रहे हैं। सर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बैलेंस ऑफ कैसे पेमेंट। बेटा इम्पैक्ट नेगेटिव कैसे होगा? सर जो इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी
इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। और पेमेंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो करंट अकाउंट जब हमारा आपकी डिक्रीज कंट्री कर। के अंदर बेटा, जब आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होगी, एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा, मैं जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ। मदद खान साहब ये स्लाइड्स तो सेंड करना। कौन सी स्लाइड? कौन सी है? हफीज है। ये साउंड चलो ये किसने म्यूजिक लगाया बंद हुआ कर ले है? बेटा, कोई बात नहीं, खैर है। ये जो आपका मरासीपन जाग रहा है ना, इसको जरा कंट्रोल कर ले थोड़ी देर, कोई बात नहीं, खैर है। सर ये शज़ेब बजा रहा है, शज़ेब। हाँ नहीं नहीं सर, ओके नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। इन्फ्लेशन से हम स्टार्ट कर रहे थे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जो आपके ट्रेड फ्लो, यानी ट्रेड फ्लो मीन बैलेंस ऑफ, आप ट्रेड भी कह सकते हैं इसको, आप इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह लें, यानी ये वो इसका पार्ट है, इसलिए जब ये इफेक्ट होगा तो आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होगा। बेटा जिसका माइक अभी ऑन हुआ मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्लास में से, अंडरस्टैंड? मैं आपको ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर किसी का माइक ऑन हुआ मेरे लेक्चर पढ़ाते हुए तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और दोबारा उसको एंटर नहीं करूंगा क्लास के अंदर। ओके, इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है ये हम डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो ये कॉन्सेप्ट समझेगा, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे भी काम आने हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो लोग आपके मुल्क से चीजें खरीदेंगे नहीं। जब लोग आपके मुल्क से चीजें खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा कि आपके मुल्क की जो चीजें जब बिकेंगी नहीं तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो डिक्रीज होंगी, और जब आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगी तो आपका जो इनफ्लो है वो कम होगा, यानी पैसे आपके मुल्क में नहीं आएंगे। तो जब पैसे आपके मुल्क में नहीं आएंगे तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो उसने यही लिखा हुआ है कि रिलेटिव इंक्रीज इन कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट विल डिक्रीज इट्स करंट अकाउंट। क्यों डिक्रीज हुआ करंट अकाउंट, उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लोग आपके मुल्क से चीजें नहीं खरीदेंगे। जब लोग आपके मुल्क से चीजें नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा कि आपको वहां पे आपके मुल्क में पैसे का इनफ्लो नहीं होगा, और जब इनफ्लो नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उसको फिर कर नहीं सकेंगे, उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आएगा आपका। सर इसमें एक और बात मैं ऐड कर सकता हूँ? जी ऐड करें, बिल्कुल करें बेटा। जी सर, जब लोग ना इन्फ्लेशन होगा, जो इस मुल्क में रहने वाले लोग खुद होंगे तो वो भी अपने मुल्क से चीजें नहीं खरीदेंगे, बाहर से खरीदेंगे, बाहर से मार्केट से। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे वो सस्ती पड़ेंगी तो इसकी वजह से इंपोर्ट में आप इसको इस एंगल से कर लें, दोनों एंगल ठीक है बेटा, इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे। कि हमारे मुल्क में चीज महंगी होगी तो हम बाहर के मुल्कों में जाएंगे, जब बाहर के मुल्क से मंगवाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो आपका इंपोर्ट है वो बढ़ेंगी। जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपकी पेमेंट्स बढ़ेंगी, और जब पेमेंट्स बढ़ेंगी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ेगा। ओके, सेकंड है बेटा हमारे पास नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो होती है ये भी बेटा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को या तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी या ये आपके उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। जी हफीजुल्लाह साहब, नेशनल इनकम बेटा कैसे इंपैक्ट डालेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? यही पॉइंट्स बेटा जी कैसे डालेगी ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर अगर नेशनल इनकम का मतलब होता है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो गया है, मीन दैट कि आपके पास पैसे ज्यादा आ गए, आपके मुल्क से गुर्बत खत्म हो रही है, लोगों के पास जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज कर गई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सप्लेन करना है। अगर सर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा, अगर डिक्रीज कर रही है तो वो तो क्या होगा इससे होगा क्या बेटा? चीजों को अटैच करें, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी इसी से रिलेटेड होगा। मैंने यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये चीजें मैं जाके वहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा चैप्टर नंबर 4 में, आपके वो वही यही चीजें वहां पे भी आ रही हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जी सजाद साहब, मोहम्मद सजाद। जी तो ये बोलो बेटा, आप हैंड रेज कर रहे हो। जी सर, नेशनल इनकम ज्यादा होने से बाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। जब बाइंग पावर इंक्रीज होगी तो हम अच्छी चीजें बाहर से लग्जरी गाड़ियों वगैरह सर इंपोर्ट करेंगे, तो पैसा फिर वही सर केस के बाहर जाएगा, तो हमारा पीओपी और कैपिटल अकाउंट सर को डेफिसिट होगा, नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। क्योंकि जब आपकी बेटा इनकम लेवल इंक्रीज करती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग दूसरे मुल्कों से चीजें जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब आप दूसरे मुल्कों से चीजें इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बेटा क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो आउटफ्लो होगा, और जब आपके पैसे का आउटफ्लो होगा तो वो पैसा जो फिर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। इसी तरह बेटा आप हैंड रेज कर रहे हो।
जी सर, यही बताना था जो आपने अभी क्लियर कर दिया। ओके जी, चलें ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आपके पास आता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। जी, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन बेटा कौन बताएगा? हैंड रेज करें। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस बेटा कैसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली? जी इसी तरह बेटा बोले आप, पहले आपसे मैंने पूछा नहीं था। सर क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, कोई मतलब बात नहीं क्लियर बेटा, जो आपके लेकिन माइंड मैं में फिर आता भी बताएं। बता देती हूँ। अगर गवर्नमेंट हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा देती है ठीक है, तो हमारा बीओपी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही लोग है। बाहर से कम चीजें बताएंगे, लेके आएंगे। तो इसी तरह अगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा कर देती है तो फिर एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बीओपी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल गवर्नमेंट सही, को चाहिए बिल्कुल एक्सपोर्ट सही के बता रहे ऊपर बेटा, कम करें। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, बस यही। अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाएगी तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट्स कम होने का मतलब है कि आपका पैसा कम बाहर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स के ऊपर पैसा लगा टैक्सेस लगाएगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो पैसे का इनफ्लो है वो कम हो जाएगा और ये आपके नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद बेटा हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो में एक्सचेंज रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हमने बहुत दफा डिस्कस करना है इस पूरी क्लास, पूरे अपने सेमेस्टर के अंदर भी। एक्सचेंज रेट बेटा जो होता है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, आपके अकाउंट को पॉजिटिवली भी इंपैक्ट करता है और नेगेटिवली भी इंपैक्ट करता है। जी ये कौन है? मनहम, मुनहम क्या है जी, बोलें। जी सर, मैंने पहले आज रेज एंड किया हुआ था, मैं नेशनल इनकम के बारे में बात करना चाह रहा था। अच्छा चले, एक्सचेंज रेट के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हो तो अगर? नहीं सर, मेरा एक पॉइंट है नेशनल इनकम के बारे में। जी बोले बोले बेटा, बोले पहले अब वो सर जब नेशनल इनकम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ना लोगों के पास सेविंग ज्यादा हो जाएंगी। अब जरूरी तो नहीं कि लोग बाहर से चीजें इम्पैक्ट करेंगे। ठीक जब है, नेशनल इनकम बढ़ेगा लोगों के पास सेविंग ज्यादा होंगे, सेविंग ज्यादा होने के बाद लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप भी तो होगा। इससे ज्यादा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है इस पे। कोई बात नहीं बेटा, आप इसको इस पॉइंट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कब कहा कि आपने इसको उसी तरह से एक्सप्लेन करना है? आप अपने पॉइंट बेटा अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो पैसा आपकी कंट्री के अंदर ही सर्कुलेट कर रहा है तो आपकी कंट्री पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी, ये तो कंफर्म बात है। नेगेटिव बेटा उस वक्त इंपैक्ट होगा जब पैसा बाहर के मुल्क में मूव करेगा। देखिए जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, a summary of transaction between one country with respect to other countries। वन कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ जो पूरे साल के अंदर होता है उसके इंपैक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर पैसा आपके मुल्क में है, आपके मुल्क में लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया, वो उसी मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसा ना जा तो नहीं रहा आपके मुल्क से। जब जा नहीं रहा तो इसका मतलब वो नेगेटिवली इंपैक्ट भी नहीं होगा आपका। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली हम लोग विद इन अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? जी एक्सचेंज रेट के बारे में जी जी ओके, एक्सचेंज रेट के बारे में मुझे बताएंगे बेटा, कामरान साहब बताएंगे। कामरान बताएं बेटा, एक्सचेंज रेट के बारे में ये कैसे इफेक्ट करेगा? जी नहीं बता रहे कामरान साहब, कोई और? जी मैं बताऊं? जी रबिया बेटा आप बताएं। देखिए अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा बाद में। जी रबिया। सर अगर करेंसी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगी, और अगर करेंसी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज तो इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे। देखिए सॉरी सर, मेरा ना माइक ऑफ था इसलिए नहीं मैं बता सका, मुझे पता नहीं चला। तो सर जिसका एक्सचेंज रेट ऐसे होगा जिस कंट्री की वीक करेंसी होगी ना उसकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी। ठीक है, और जिनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होंगी उनकी निस्बत उनकी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी। मतलब आसान अल्फाज के अंदर बेटा, ओके बिल्कुल सही बोला, आसान अल्फाज के अंदर दोनों का आंसर बेटा ठीक था। देखिए जब किसी मुल्क की करेंसी वीक होती है तो लोग आपके मुल्क से चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों खरीदना शुरू कर देंगे? आपके मुल्क की करेंसी वीक है तो उनको अपने पैसे थोड़े देने पड़ेंगे और आपके पैसे ज्यादा सारे उनको मिल जाएंगे। इसकी वजह से वो आपके मुल्क से चीजें खरीदेंगे। इसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको चाइना की भी दी थी कि चाइना की करेंसी इस वक्त बहुत वीक है, इस वजह से जो लोग हैं वो चाइना से ज्यादा चीजें खरीदते हैं।
तो वीक करेंसी बेटा आपको फायदा भी देती है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये नुकसान भी देती है। नुकसान क्या होता है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। जब पेमेंट्स करनी पड़ेंगी क्योंकि आपकी करेंसी वीक है, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अपनी चीज को खरीदने के लिए। जी रहमत बेटा। जी बोले बोले। जी बेटा कोई बोलना चाह रहा है, बोले। सर की बहुत हो रही है बेटा बाकी लोगों को भी मेरी आवाज कट के आ रही है। ये सर सही है। नो सर सही आ रही है। आपके बेटा फिर नेट का प्रॉब्लम है। नहीं सर आपकी आवाज कट रही है, वैसे दरमियान में कट जाती है। बेटा आप बोल रहे, मुझे एक बात की भी समझ नहीं है, आपने क्या बोला अभी? सर आपकी आवाज कट रही है। नो सर आवाज हमें तो सही आ रही है। बेटा जिन लोगों, मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन बताता हूँ। अगर जिन लोगों को आवाज मेरी कट के आ रही है तो सुन ले बेटा, कुछ स्टूडेंट्स इशू मैं बताता हूँ। उन स्टूडेंट्स का इशू बेटा ये है कि या तो उनके नेट की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, इस वजह से आवाज मेरी कट रही है। मेरी साइड से बेटा नेट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मैंने अभी बेटा कल ही 5 MB का कनेक्शन करवाया आप लोगों के लिए, इसी वजह से कि ये आवाज वाला मसला ना पैदा हो। तो मेरी तरफ से बेटा स्पीड इस वक्त फुल 5 MB आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मेरी साइड से आवाज कट रही हो। हाँ, आप लोगों का अगर नेट की स्पीड स्लो है तो आप लोगों को आवाज मेरी कट कट के पहुंचेगी। मीन दैट वो आपको पता है कि जब ये जिस तरह से ये नेट काम कर रहा होता है, तो कोशिश करें या तो आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, या फिर अभी भी आपकी आवाज बेटा बहुत कट के आ रही है। देखिए जो आप बोल रही हैं, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रही हैं। इट मींस कि आपके नेट में प्रॉब्लम है। रहमत बेटा बात कर रहे हो ना आप? बहुत कट हो रही है आवाज। जी सर चले अभी ये हमारी वीडियो जो है ये खत्म होने वाली है, रिकॉर्डिंग अभी पहली हमारी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऊपर डिस्कस करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट रह गए, इसको हम पहले वाइंड अप कर लें, उसके बाद फिर आप मुझसे पूछेगा। एक्सचेंज रेट का बेटा मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी करेंसी की मुल्क की करेंसी वीक होती है तो उसको फायदा भी होता है और उसको नुकसान भी होता है। फायदा ये होगा कि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ने का हमें ये फायदा होगा कि हमारे मुल्क में इनफ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इंपोर्टिंग कंट्री है तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसको अब उसकी करेंसी वीक है तो उसको दूसरी करेंसीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। जब ज्यादा पैसा उसको पे करना पड़ेगा तो डेफिनेटली बेटा फिर क्या होगा कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। तो ये बेटा वो फैक्टर्स हैं जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं। यहां तक बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो बेटा यू कैन आस्क। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे ये लेक्चर जो है यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा, फिर मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास, और फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। नो सर ठीक हो गया? अभी आप फिर दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे। ओके सर।